Hello friends, I am Sambhu Saran Singh, retired engineer from WRD and Vigilance Department, Government of Bihar. I am here to discuss mainly surveying part of general engineering science at the platform of formulator. बीपीएससी के अभी नए सिलेबस जिसमें कि केवल रिटन एग्जाम होगा, उसमें सिविल पार्ट का जनरल फोर्थ पेपर का सिविल पार्ट का सिलेबस यही है। इसमें हम लोग शुरू करेंगे, मोस्टली तो डिस्कस करेंगे आज सर्वेइंग, क्लास में भी पढ़ाएंगे, केवल डिस्कस आज करेंगे, आज पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। और शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो एरिया है, दिस इज एरिया ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विथ मोशन, मैटर, फोर्स। तो मैकेनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या अंतर है, हम मैकेनिक्स बताएं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम लोग को पढ़ना है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें हम ऐसे पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, डिटेल आपको कुछ सर्वेइंग का बताएंगे और क्लास में सब पढ़ाएंगे। तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में फोर्स का इक्विलिब्रियम, मतलब फोर्स अगर वन डायमेंशनल होगा तो वन डायमेंशनल इक्विलिब्रियम, वन फोर्स रहेगा उसके इक्विलिब्रियम के लिए। जैसे अगर रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट अगर है तो उसमें लोड अगर ऐसे लग रहा है तो इसके सपोर्ट पर एक फोर्स ऐसे आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर पिन सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है और बीम है, तो इसमें एक फोर्स इधर से एक फोर्स इधर से आएगा लोड पर। अगर यही फिक्स्ड है तो इसमें दो फोर्स होगा और एक मोमेंट होगा। इक्विलिब्रियम मींस उसका फोर्स का बैलेंस करने के लिए क्या क्या आपका है। टू डायमेंशनल बॉडी है, सॉरी बॉडी तो हमेशा थ्री डायमेंशनल होगा, टू डायमेंशनल फोर्स है तो मेरा सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई बराबर 0 होगा और एक तीसरा सिग्मा एम जेड बराबर 0 होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा। अगर थ्री डायमेंशनल फोर्स है, फोर्स अगर थ्री डायमेंशनल है, उस कंडीशन में मेरा इक्विलिब्रियम का छह इक्वेशन एक साथ काम करेगा। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड, सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम वाई, सिग्मा एम जेड सब 0 हो जाएगा। यही इक्विलिब्रियम का मेन्यू हुआ। नेक्स्ट है इसके इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब पहले से आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। केवल आप वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ खींचेंगे तो दो कंडीशन होगा या तीन कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा जबकि आपका एक्सीलरेशन 0 होगा, तो एक्सीलरेशन 0 होगा तो ऐसे होगा। अगर एक्सीलरेशन सिमेट्रिकल होगा तो उसमें ऐसे होगा, मतलब इनफॉर्म होगा तो, और नॉन इनफॉर्म होगा तो ऐसे होगा। हम लोग को इससे मतलब है, ये तो सिंपली अगर एस निकालना है तो भी टी हो जाएगा, लेकिन ए है और इसमें इस तरह से जो मेरा एरिया बनता है, इसके हिसाब से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन मात्र तीन ही है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी एंड भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। अगर यही ग्रेविटेशनल की बात आएगी तो जी जुट जाएगा ए के बदले। तो ये सिंपल है इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना ही पढ़ना है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हमको जानने के पहले फोर्स जानना सबसे पहले जरूरी है। फोर्स के लिए आपको न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम फोर्स निकालते हैं, जिसमें लिखा हुआ है
फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब एम वी माइनस यू बाई टी। इस तरह से एफ का वैल्यू लेते हैं जिससे कि मेरा जो इसका प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू के है वह 1 हो जाए। उस स्थिति में फोर्स का जो एम मतलब केजी और भी मीटर पर सेकेंड, चूंकि ए एक्सीलरेशन होगा वी माइनस यू बाई टी दैट इज एक्सीलरेशन, तो ए हो जाएगा एफ बराबर एम ए, के विल बी 1 और इसका फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तो जब फोर्स जान गए, फोर्स दो बॉडी में भी हो सकता है या सेपरेट रहने पर भी फोर्स हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल या सेलेस्टियल बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी नहीं है कि ये दोनों बॉडी आपस में नजदीकी हो, दूर दूर पर भी है। सन और अर्थ में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स जब जान गए तब आप वर्क मीन्स इफ एनी फोर्स इज अप्लाइड एंड सम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन देयर विल बी वर्क, एफ इंटू डी वर्क होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। 50 केजी का बोरा लेकर के आप खड़े रहिए या चलिए भी तो कोई वर्क नहीं होगा। वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ये सिंपल चीजें साइंस है, इंजीनियरिंग इसमें कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन साइंस के बिना तो इंजीनियरिंग होगा ही नहीं। साइंस इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो हम लोग जनरल इंजीनियरिंग साइंस पढ़ रहे हैं। तो वर्क हो गया, वर्क होने के बाद फिर पावर के पहले एनर्जी जान लीजिए। एनर्जी क्या है? तो वर्क का यूनिट होगा जूल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और वर्क का न्यूटन मीटर दैट इज जूल, न्यूटन मीटर दैट इज जूल। एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा, इसलिए कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब आया पावर है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम इज पावर। मीन्स जूल तो मेरा हो गया एनर्जी, उससे भागा दे देंगे जूल टी, जूल पर सेकेंड दैट इज वाट, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, 1000 टाइम्स दैट इज किलोवाट। और एनर्जी का फिर हम यूनिट जो जनरल घर के मीटर में बाद में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मीटर में लगाते हैं तो उसको कहते हैं किलोवाट आवर, वो एनर्जी का यूनिट है। क्योंकि अगेन फिर आवर से कर दिए, टाइम से कर दिए, तो एनर्जी का वो यूनिट हो गया। अब ये तो पहला चैप्टर हो गया या पहला पार्ट हो गया, ये सिविल पार्ट का पहला पार्ट हुआ। दूसरा है सर्वेइंग एंड मेजरमेंट, इसको डिटेल हम क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आज भी इसका थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट, पहला है डिस्टेंस मेजरमेंट। सर्वेइंग पर अब हम आ गए तो पहला है डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कुछ रफ मेथड्स भी है। आपको किस चीज के लिए मेजर कर रहे हैं, अगर ऐसे ही किसी का जाकर जमीन का एक लेंथ नाप रहे हैं तो जजिंग द डिस्टेंस जाकर जज कर लेंगे आप। दूसरा उसमें आप टाइम मेजरमेंट, एक आदमी अगर 4 किलोमीटर चलता है प्रति आवर तो देखेंगे कि अगर कुछ दूर 10 मिनट चला तो कितना डिस्टेंस हुआ। ये सब रफ हुआ, जजिंग द डिस्टेंस, टाइम मेजरमेंट, ये सब रफ मेजरमेंट के लिए हुआ। तीसरा पेसिंग मतलब डेक से ऐसे चल करके एक वयस्क आदमी का एक पेस मीन्स 80 सेंटीमीटर। तो पेसिंग के द्वारा अगर 100 पेस चले गए तो 80 मीटर हुआ। अब ये सभी चीजें रिकॉग्निशन सर्वे के लिए है, ये न कि इससे हम मेजरमेंट करके और मैप प्लान बनाएंगे। सर्वे का मेन पर्पस है प्लान और मैप तैयार करना। कैसे? सर्वे इज एक्चुअली इट इज एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन which deals detailing
and assessing the field details on the earth, above the earth and below the earth. सर्वे जानने के पहले सर्वे का थोड़ा सा पार्ट भी जान लें हम, जो सिलेबस में नहीं है, सीधे डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट है, लेकिन थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसे सर्वे मेन दो तरह का होगा, ऐसे तो फिर वो पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, लैंड सर्वे अलग होगा और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे अलग होगा, लेकिन यहाँ हम मेनली टू पार्ट्स में मानते हैं, एक जियोडेटिक सर्वे, एक प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे तब होगा जब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। अर्थ तो स्फेरिकल है, बल्कि स्फेरिकल एग्जैक्ट नहीं है, एप्पल टाइप है। मेरा इक्विलेटरल डाया और पोलर डाया में भी अंतर है 42.95 किलोमीटर का। तो जहां हम अर्थ का कर्वेचर को साथ रखेंगे सर्वे में, वो मेरा होगा जियोडेटिक सर्वे, और जहां इसको प्लेन मानेंगे वो मेरा होगा प्लेन सर्वे। अब प्लेन सर्वे में करने के पहले इसका पर्पस क्या है, तो प्लान और मैप बनाना। प्लान और मैप बनाएंगे तो क्या हम पूरे के पूरे 10 मीटर कहीं मेजरमेंट किए तो 10 मीटर प्लान में रहेगा? नहीं, एक स्केल रखेंगे। तो स्केल की भी जानकारी सर्वे में हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ाएंगे। केवल इतना ही नहीं पढ़ाएंगे कि डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे, स्केल पर भी पढ़ाएंगे। और इसके बाद आइए अब फिर आ जाते हैं हम डिस्टेंस मेजरमेंट पर। तो डिस्टेंस मेजरमेंट से बीच में यहां आ गए थे। डिस्टेंस मेजरमेंट में 2-3 बताए। पहला जजिंग द डिस्टेंस, इसके बाद हुआ आपका टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजर करके। तीसरा पेसिंग, पेसिंग मतलब डेग नाप कर 80 सेंटीमीटर मान करके। इसके बाद पेसोमीटर, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पॉकेट में रखिए, पैर के मूवमेंट से वो नंबर ऑफ पेस काउंट करके बता देगा। आप अपना 80 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। पेसे अगर उससे भी थोड़ा सा एडवांस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी पॉकेट में रख के चलते हैं, वो है पेडोमीटर। पेडोमीटर हर इंडिविजुअल के हिसाब से पेस का लेंथ फिक्स कर देंगे, वो नंबर ऑफ पेस जितना चले उसको लेकर के वो पेसोमीटर अपना डिस्टेंस डायरेक्ट कैलकुलेट करके देगा। पेडोमीटर के बाद होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या है? उसमें एक व्हील लगा रहता है, व्हील के सरकमफेरेंस को ऐसे लेकर के चलते हैं और उस ऑडोमीटर से हम अपना कितना रिवोल्यूशन हुआ वो डायरेक्ट रीडिंग ऑडोमीटर दे देगा डिस्टेंस का। ऑडोमीटर से भी आगे वाला चीज एक है स्पीडोमीटर, जो मोटरसाइकिल और कार में भी लगा रहता है। अगर रोड पर का डिस्टेंस नापना है, जिगजैग नहीं जाना चाहिए, ऑडोमीटर में भी स्पीडोमीटर में भी नहीं कि ऐसे ऐसे जाने लगे तो डिस्टेंस सही नहीं आएगा। तो इन दोनों के केस में आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस डायरेक्ट हमको मिल जाएगा, स्पीडोमीटर से भी ऑडोमीटर से भी। ये तो हुआ फील्ड में नापने का। दूसरा, हमको ऑप्टिकल मेजर्स से भी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास है, थ्योलाइट है, लेवल है, डंपी लेवल जिसको बोलते हैं, या कोई भी ऑप्टिकल, उससे डायरेक्ट मेजरमेंट हम कर सकते हैं टैकोमीटर, टैकोमेट्री के हिसाब से। टैकोमेट्री लगा देंगे तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेंगे किसी भी डिस्टेंस को फील्ड में। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट भी करते हैं। आजकल एक से एक गामा रेज और बहुत सा ये वाला आ गया है, जो डायरेक्ट आप बटन दाबें और वहां से वहां तक रिटर्न हो करके इसमें आता है, रिसीव करता है और डायरेक्ट आपको बता देगा कि कितना दूरी पर है। 1-2 किलोमीटर इसका रेंज मैक्सिमम होता है। तो ये तो हो गया हमको डिस्टेंस मेजरमेंट का। अब दूसरा पार्ट है हमारा, डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, अब है एरिया मेजरमेंट। एरिया मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे? तो सिंपली या तो फील्ड, पहले फील्ड में चलें कि फील्ड में एरिया कैसे मेजर करेंगे। फील्ड में एरिया मेजर करने के लिए हम या तो फील्ड में जा करके बेस लाइन बना करके रेगुलर शेप का
ये बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, जैसे ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर नहीं बनाए, नहीं तो उसमें आपको चारों सीधा करने में ही लगेगा। ट्रायंगल और रेक्टेंगल बनाए, ट्रायंगल बना देंगे तो अगर हम किसी तरह से दो साइड से एंगल नाप लेंगे तो हाफ इंटू टू साइड से इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, या अगर हम परपेंडिकुलर नाप लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या कुछ नहीं नापे तीनों साइड्स केवल नाप लिए तो सब जानते ही हैं कि रूट ओवर एस माइनस ए बी सी लाइक दैट, एंड एस इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इससे हम एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल को तो बताना ही नहीं है, आप निकाल ही लेंगे। तो या तो फील्ड में जा करके इस तरह से शेप बना के हम कर लें, अगर नहीं शेप बना रहे हैं तो ऑर्डिनेट मेथड से, मिडिल ऑर्डिनेट मेथड से, या सिंपल ऑर्डिनेट मेथड से। एक ए बेस लाइन है और ए मेरा एरिया नापना है, तो ऑर्डिनेट बनाएंगे O0, O1, O2 लाइक दैट सबका, और ए बराबर डिस्टेंस पर है, ए डी है तो D इंटू O0 से लेकर के ON तक डिवाइडेड बाई n+1। अगर ही 1 लेके चलेंगे तो n होगा। तो इस तरह से हम एरिया निकाल लेंगे। और अब मिडिल ऑर्डिनेट मतलब इसके बीच के ऑर्डिनेट मेजर करके, ए इक्वल है तब हम इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगा देंगे या सिम्पसन रूल भी लगाते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल सिंपल है, जो डी तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ O0 + ON/2 और फिर टोटल आकर के n से भाग दे देंगे। तीसरा है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल में उसमें भी इक्वल ए डिस्टेंस होगा। सिम्पसन रूल में भी, सिम्पसन रूल में क्या होगा तो a बराबर a/3 O0 + ON/2 प्लस 4 summation of all odd ordinates and 2 times of summation of all even ordinates और d/3 टोटल एरिया हो गया सिम्पसन रूल से। तीसरा डबल डिस्टेंस मेथड, डबल मेरिडियन डिस्टेंस DM। तो उसमें डबल DMD क्या है, मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब डिपार्चर, लैटिट्यूड और डिपार्चर तो ओ समझते ही होंगे या डिटेल में हम पढ़ाएंगे फिर जब सर्वे पढ़ाने लगेंगे। तो अभी आप डबल मेरिडियन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डबल मेरिडियन डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोई भी एरिया का हमको मेजरमेंट करना है, मान लीजिए इसी एरिया का करना है। जो मोस्ट वेस्टर्न साइड कौन हुआ, वेस्टर्न पॉइंट ए हुआ, इसको रेफरेंस मानेंगे। इसके मिडिल को कहते हैं D1, इसको D2। इट मीन्स मेरिडियन ऑफ ए ट्रावर्स लाइन इज द मिडिल डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट। यहां से यहां तक जो मिडिल पॉइंट का जो मेरा डिस्टेंस होगा वो मेरा होगा मेरिडियन। डबल ऑफ दैट विल बी डबल मेरिडियन। तो मेरिडियन मीन्स लॉन्गिट्यूड या डिपार्चर। तो जब हम लैटिट्यूड से इसमें गुना करेंगे तो ये मेरा, और सभी साइड्स को लेते हुए तो मेरा एरिया मिल जाएगा। तो एरिया मेजरमेंट के लिए ए भी है, DMD डबल मेरिडियन डिस्टेंस मेथड। इसके अलावे भी हम कुछ, ये तो हुआ फील्ड में, ये सब आप कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लान या मैप उपलब्ध है तो उसको हम घर में बैठकर भी उसका एरिया प्लानीमीटर से आसानी से नाप सकते हैं। प्लानीमीटर में सिंपली एरिया क्या होता है, m ब्रैकेटेड F माइनस I प्लस माइनस 10n प्लस C। इसमें m और C प्लानीमीटर का कांस्टेंट्स है, F फाइनल रीडिंग है, I इनिशियल रीडिंग है, n नंबर ऑफ
नंबर्स है जो कि 0 से जितना प्लानीमीटर घूमता है उस एरिया को मेजर करने में, माइनस प्लस होते हुए। एक एंटी क्लॉकवाइज को मान लेंगे प्लस, क्लॉकवाइज को माइनस, तो इसलिए प्लस माइनस 10 n होगा प्लानीमीटर में। प्लानीमीटर से भी एरिया मेजरमेंट हम मैप और प्लान का कर देंगे। अब इसमें हम यहाँ एक कह रहे हैं प्लान और मैप, कन्फ्यूज करेंगे कि प्लान अलग है मैप अलग है। यस, अगर हम स्केल बड़ा लेंगे तो मेरा बनेगा प्लान, और स्केल छोटा लेंगे इसका मतलब एरिया बहुत बड़ा है तो उससे बनेगा, उसका जो नक्शा बनेगा वो होगा मैप, जिसका स्केल बहुत छोटा होगा। स्केल छोटा का मतलब हुआ जिसका आरएफ छोटा होगा। जैसे 1:50 का जो आरएफ है दैट इज बड़ा स्केल, और 1:50,000 तो वो छोटा स्केल होगा। उससे हमको मैप में उसका यूज करते हैं। बड़ा बड़ा जो हम टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं या टोपो सीट्स जो होता है 1:50,000 40,000 में होता है, लेकिन यही घर का नक्शा 1:10 1:50 मैक्सिमम 1:40 होगा बिल्डिंग का। तो इस तरह से हम मैप मेजरमेंट करके, मैप प्लानीमीटर से मेजर करके, प्लानीमीटर से मेजर करके हम एरिया निकाल सकते हैं। या बहुत छोटा प्लान है तो एरिया निकालने के लिए हम ट्रेसिंग ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। ग्राफ पर रख करके उसको, उस नक्शे को प्लॉट कर लेंगे और इसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स को गिन करके हम एरिया निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए भी जब एरिया मेरे पास आ गया, वॉल्यूम इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, जैसे जितना अर्थ कटिंग या फिलिंग की बात आएगी तो वहां वॉल्यूम ही निकाला जाएगा। तभी ना निकालेंगे हम उसका क्वांटिटी या रेट जो भी हो अमाउंट फाई करेंगे, तो वहां वॉल्यूम भी निकालना हो। तो एरिया जब निकल गया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी का निकल जाएगा, लेग है ही, तो हम वॉल्यूम आसानी से निकाल लेंगे। अगर रोड वर्क हो या कोई भी अर्थ वर्क हो मोस्टली, या ब्रिक वर्क का भी, मशीनरी वर्क का भी निकाल सकते हैं। इसमें और भी है, डिटेल्स पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। आज हम लोग डिटेल के लिए नहीं है, डिटेल के लिए तो अलग से व्यवस्था की गई है। तो सर्वे में और पढ़ाने के लिए हम आपको क्लास में आएंगे। इसके बाद है इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, इसमें भी आपको पढ़ना होगा डिटेल में। ये तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है ही। जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स का मॉड्यूलर साइज क्या होगा, एक्चुअल साइज क्या होता है, स्टेट वाइज अलग भी होता है, बिहार में कितना होता है। मॉड्यूलर साइज आपसे पूछा जाए 1 मीटर क्यूब ब्रिक में कितना लगेगा तो कह दीजिएगा 500 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मॉड्यूलर साइज का होगा, लेकिन मॉड्यूलर साइज का बनता नहीं है। आपका शेड्यूल ऑफ रेट में देखिएगा कि तो वो आता है 406 लगेगा। तो ये सब चीज की जानकारी होगा। लाइम भी वही है। आपका सीमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें सीमेंट है, क्योंकि सीमेंटिंग कैपेसिटी जो भी मशीनरी वर्क होगा, बिल्डिंग वर्क, ब्रिज जो भी होगा, उसमें सीमेंट का ही होगा। तो सीमेंट का केवल फिजिकल पार्ट ही नहीं, आप उसका केमिकल पार्ट भी समझेंगे, उसकी केमिस्ट्री भी समझेंगे सीमेंट का, कि वो कैसे सीमेंटिंग करता है, उसका कैसे सीमेंटिंग कैपेसिटी बढ़ता है। लाइम स्टोन से हम शुरू करते हैं रॉ मटेरियल, उसमें जिप्सम वगैरह मिला करके तो ठीक है, और गर्म करने के बाद सीमेंटिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ जाता है, तो उसमें जानते ही हैं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जो 3 चीजें हैं उसी के चलते इसका सीमेंटिंग कैपेसिटी सीमेंट का बढ़ता है। इनिशियल सेटिंग जो जनरली 30 मिनट्स होता है ओपीसी वगैरह का, वो किस कारण से आता है, ये सब जानकारी आपको लेनी है। वो आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से, और मैक्सिमम हम 100% या बीच वाला पार्ट कैसे प्राप्त करते हैं, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से, और टोटल 1 साल के बाद जो 99% करते हैं वो ट्राई कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट से। तो इस तरह से डिटेल पूरा इसका पढ़ना होगा, पढ़ाई होगी, अलग अलग लोग पढ़ाएंगे आपको। अब एक आ गया इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें है प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आज भी इसमें 7 प्रिंसिपल हैं, जहां से शुरू होता है अल्टरनेटिव से। पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो कौन कौन अल्टरनेटिव वर्क किया जा सकता है। अब उस अल्टरनेटिव में आपको
डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव में क्या क्या और डिफरेंस हो सकता है। इसके बाद कंसिस्टेंट डिसीजन क्या हो सकता है, सेम यूनिट कैसे मेंटेन होगा। सेम यूनिट आई मीन जैसे आपने पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट निकाल दिया डॉलर में और प्रॉफिट निकाल रहे हैं रुपया में, लॉस निकाल रहे हैं रुपया में, नहीं सेम। तो ये 4-5 चीजें हम बताए। 7 होता है इसका प्रिंसिपल्स, इसी में प्रोजेक्ट प्लानिंग, सीपीएम, पर्ट, ये सब भी है। सीपीएम तो हुआ क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट हुआ प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन टेक्निक। सीपीएम और पर्ट में आपको डिफरेंस क्या है, पर्ट टाइम ओरिएंटेड है, सीपीएम कॉस्ट ओरिएंटेड है। पर्ट प्रोबेबिलिस्टिक है, सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक है। पर्ट के थ्रू हम टाइम कट करते हैं, सीपीएम के थ्रू हम कॉस्ट कट करते हैं। इस तरह से इसके बारे में हम बस जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको। पढ़ना और पढ़ाना वो तो जनरल क्लास में होगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेफ्टी और एनालिसिस ऑफ रेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आइटम्स। टाइम चूंकि बहुत हो गया एक इसके लिए, तो आपको लास्ट टॉपिक बता देते हैं। एनालिसिस ऑफ रेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन आइटम। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको 100 या मोर देन 100 उसमें आइटम्स होंगे। बहुत छोटा भी काम है, एक दीवार भी बनाने चलेंगे तब 5 आइटम्स हो जाएंगे। तो हर आइटम को क्वांटिटीफाई करना और फिर उसको कॉस्टिंग करना एज पर लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट्स। दैट इज द एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट्स के पार्ट्स कौन कौन होंगे, पहले होगा लेबर, दूसरा होगा आपका मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट या मशीन, लेबर, मटेरियल, ये 3 पार्ट हुआ। और ये तीनों पार्ट को ऊपर में लगेगा आपका प्रॉफिट। आप अपने तो काम कीजिएगा नहीं, डिपार्टमेंट काम करेगा नहीं, तो उसमें उसका प्रॉफिट, जिसको कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कहते हैं, वो उस पर लगेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिए जैसे मास्टिक एस्फाल्ट आपको काम कराना है, तो आपको चूज करना होगा कि इसमें कौन कौन लेबर लगेगा। ये आपको किस डिपेंड करेगा कि आइटम क्या है। ये आइटम किसका है, मास्टिक एस्फाल्ट मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है। तो एमओएसटी से आप उसको लाएंगे कि इसमें कौन कौन लेबर लगता है। वो बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए और वर्क के लिए बना हुआ है किसी प्रोजेक्ट में, तो वहां से आप लाएंगे। उसमें जितने जितने लेबर पार्ट होंगे लेबर पार्ट कर देंगे, उसका रेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से आया हुआ रहता है। इसके बाद मटेरियल पार्ट रहता है, उसको हम मटेरियल का कॉस्ट जोड़ देंगे। मटेरियल उसमें जैसे लाइम लगेगा या चिप्स लगेगा, छोटा छोटा चिप्स 13 mm डाउन, और बिटुमिन लगेगा। तो ये तीनों का कॉस्ट जोड़ेंगे। मशीनरी में आपको एयर कंप्रेसर लगेगा या मास्टिक कुकर जिसमें वो बॉयल होगा, मास्टिक कुकर वो लगेगा। तो सबका कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट पर आवर रहता है, हम वर्क के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देंगे, एक पार्टिकुलर एरिया के लिए वो देंगे, और तब फाइनली हम टोटल कॉस्ट उस एरिया से भाग देकर यूनिट के लिए निकाल लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए मान लीजिए उसका हो गया। तो इस तरह से हम रेट एनालिसिस इन डिटेल अलग से रखेंगे, तब एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट का बीओ के बाद फिर अपना टेंडर करते रहते हैं। तो इस तरह से ये मेरा जनरल इंजीनियरिंग पार्ट का एक इंट्रोडक्शन हुआ। ये पढ़ाई नहीं हुआ आप लोग के लिए, पढ़ाई के लिए तो अलग से हम लोग बैठेंगे ही। ठीक है, थैंक यू।